ये एनी टाइप्स पे ले लो 657 कनेक्ट नहीं अभी नहीं कनेक्ट हो दोबारा से खोलना डिस्कनेक्ट हो गया 657 एक्सेस का ऑप्शन नहीं आया ना जी इसमें जल्दी कीजिए इसमें राइट क्यों है ऐसा समझ नहीं आ रहा है देखो अभी नहीं आया नेट नहीं चल रहा है नेट तो मैं खोला है चैनल खोला है सब चीज़ें और एक्सेप्ट कर लिया चेक लगा दो जल्दी से हाँ अब इसकी जगह लगा दो मतलब टेस्ट एक बार चेक कर लेंगे एक बार रिवर्स भी टेस्ट चेक करते हैं स्पीड तो ठीक आ गया अपलोडिंग को देखिए अपलोडिंग ठीक है इस समय ना ओबीएस का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है चलो लगाइए चेक लगाइए मेरा आ रहा होगा ठीक है लाइव कर दो ना स्टार्ट चल रहा है स्टार्ट हो गया ओबीएस का ही प्रॉब्लम होता है सर इस समय ना नेट स्पीड सही है सब चीज़ें ठीक है लेकिन नेट आ रहा है लेकिन रोज़ 11:30 में ओबीएस क्यों खराब होता है ये समझ में नहीं आता है ना ओबीएस में खराब होता है इसमें ना लग रहा है ओबीएस में बहुत सारी क्लासेस चल रही है तो ओबीएस का ही थोड़ा इसमें इश्यूज हो रहा है अच्छा बहुत सारी क्लास चलती है इसलिए ऐसा होता है ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग सुबह चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होता 3 बजे हाँ तो चलता है कैरियर विल से बात करो कि तुम्हारा रोज़ का ये हो रहा है ना इसमें इज्जत तो हम लोग का भी खराब हो रहा है कुछ और इसमें यूज़ किया जाए ओबीएस के लिए ओबीएस की जगह कुछ और देखो बात करो आज उन लोगों से अच्छा क्लास में मैं दिख रहा हूँ आपको मनोज राजौरा पूजा यादव सुभाष चंद्रा विकास हिमांशु त्यागी सत्यनारायण यादव सिद्धिका यासिम विकास दुर्गा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ऑल आनंदराज सुभाष ओके चिंता में क्यों रहते हैं सर चिंता में मत रहिए चिंता में नहीं है चिंता हो जाती है ना मान लो कि 11:30 आपके मिलने का टाइम है हम तो घर पे ही हैं तो कुछ ओबीएस का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक साथ ओबीएस पे बहुत सारे क्लासेस 11:30 को चलने लगते हैं तो शायद कुछ कॉन्जेशन हो जा रहा है जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है खैर कोई बात नहीं है आज भी कुछ लेट ही हो गया लेकिन आपको पता है अभी मुझे माफ़ कर देते हो अभी ये ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन टेक्नोलॉजी पे आधारित चीज़ों में पता नहीं कुछ ना कुछ तो है ही डैनियल नमस्कार सत्यनारायण शिवा कुछ लोग तो रोज़ के ही फीचर्स हैं रोज़ आते हो आप बहुत समय पे अनितेश कौशल लव यू टू और प्रियंका ओके विकास अनिकेश भूपेंद्र हिमांशु अखिलेश शिवा अखिलेश ओके बस आज ज़्यादा टाइम नमस्ते करने में नहीं लगाएंगे हम लोग और हम लोग अब चलते हैं जल्दी से एटलस ओपन करो हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और आज ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दोनों को करना है और उसके बाद साउदर्न कॉन्टिनेंट्स हमारा पूरा हो जाएगा ओके
ओके, दिख रहे हैं, वीडियो आ रहा है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। 2021 निकालना है सर, बिल्कुल निकालो। आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग, लव यू सर। दिव्यानी सिंह, बस थैंक यू। बहुत सारा SMS आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। और हम लोग आज 2 टॉपिक करने वाले हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया निकालो, अब SMS नहीं करना है, आप ऑस्ट्रेलिया निकालो। गुड मॉर्निंग सूरज, अनुराग, शिवा, अर्चना, ओके, अनुज, अनु, जितेंद्र, शशि, रंजन, नितेश, पांडे, सुभाष, राजीव रंजन को रोज़ शिकायत रहती है। मंजू, आकांक्षा, दुर्गा प्रसाद यादव तो रोज़ ही मुझे बहुत इज्जत देते रहता है। सिद्धिका, नितेश, पल्लवी, ओके 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 ओके। टाइम चेंज नहीं हो सकता है, एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। आप लोग अपना एडजस्टमेंट करिए। और OBS का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सुबह में, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस कैरियर विल के ऐप पे अचानक से आती हैं, तो थोड़ा टेलीकास्ट में प्रॉब्लम होता है। जबकि मॉर्निंग वाला जो हमारा ऑप्शनल का क्लास है, या शाम का इवनिंग का जो इंग्लिश मीडियम का मेरा क्लास होता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हम लोग बहुत जल्दी इस पर कुछ टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। और एक बहुत विशेष बात आप लोगों से कहना है। थैंक यू महिमा, थैंक यू सो मच। दिलीप, सत्यनारायण, श्री भाग्य, दीपक, अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। देखो, आते हैं तो 5-10 मिनट तो 5 मिनट तो मेरा ही मन करता है कि आप लोगों की बात सुने, और आप लोगों की आवाज़ हम तक नहीं आती है, लेकिन शब्द तो आ ही जाते हैं। करंट का PDF तो कल भी डाउनलोड कराया गया राहुल, ऐसा कैसे हो सकता है? करंट का PDF कल भी अपलोड किया गया है, बाकी सब लोगों को मिल गया है। अफ्रीका का भी जो पार्ट 2 है वो भी करवाया गया। PDF में बहुत सारा मटेरियल है, उसमें से आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। उसमें बहुत सारा कथा कहानी है, बहुत सारा फैक्ट है, उतना नहीं करना है। उसमें जो मूल चीज़ें होती है PDF में, उस पर हम एक बार डिस्कशन भी करेंगे PDF के साथ कि क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है। अभी आप PDF को रखिए। ओ प्रशांत, थैंक यू। एटलस लिए बैठे हैं सर, सत्यनारायण। अरे राहुल, तुमको कहाँ भूलते हैं, तुम बहुत कम जानते हो। चलो ओके, एटलस निकालो और एटलस में ऑस्ट्रेलिया निकालो और SMS बंद करो। आपसे हो गई हमारी मुलाकात। अब SMS बिल्कुल बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। नीलेश बंद करो। गिरीश चौधरी, बिल्कुल कमेंट आ रहा है। ओके, अब आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया करना है। हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में कौन कौन से सागर हैं, और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन कौन से सागर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन कौन से सागर मिलेंगे। आपको चलना है टिमोर सी, आई एम सॉरी सिद्धिका, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ओके सिद्धिका, हो गया है, कोई बात नहीं है। दीवान आजम सब लिख रहा है। प्रेम चौरसिया, करंट का PDF नहीं मिला और अफ्रीका का भी नहीं मिला। ओके, मैंने तो कल 2 बार आदेश दिया था, आपके सामने बोला था मैंने। अच्छा, नहीं मिला। चलो, शायद ऐप वाले से अब कड़े शब्दों में बात करनी पड़ेगी। ओके, आपकी बात, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, हम काम करेंगे। अब आप चलो,
पीसीएस वाले को करंट अफेयर का नहीं मिलेगा, इसका याद रखना है। पीसीएस बैच में करंट अफेयर का क्लास नहीं मिलेगा, पीसीएस वाले बैच में करंट का मटेरियल नहीं मिलेगा। पीसीएस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का इतना महत्व नहीं है। वो करंट अफेयर मिलेगा पीसीएस वालों को, लेकिन उसके स्टेट के अनुसार मिलेगा, और जब स्टेट एग्ज़ाम आपके आसपास में होगा तब उसका एक कंपाइलेशन बना करके दिया जाएगा। आप स्टेट वाले में पीसीएस में एडमिशन लिए हो और तो फिर उसको करंट का क्लास, करंट का पीडीएफ और ये सब नहीं मिलेगा। दोनों कोर्स में अंतर है। ओके दीपक, आई विल थिंक ऑफ इट। ओके, अब आप लोग देखो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कौन कौन सा सी है। टिमोर सी, बांडा सी, अराफुरा सी, तीनों को देखो। टिमोर सी, बांडा सी, अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी है, कारपेंटेरिया की खाड़ी है। उसके बाद है कोरल सी, फिर है तस्मान सी, क्वींसलैंड के सामने है कोरल सी, और उसके नीचे है तस्मान सी। फिर आप नीचे दक्षिण में आओ, बास स्ट्रेट, बास की जल संधि। फिर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। अनु सिंह हो रहा है तुम्हारा शो। ओके, आपको ये देखना है अभी कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं। है ना? तो कौन कौन से सागर हैं उसको देखना है, और उसमें हमने आपको बताया ऊपर से नीचे तक आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज घूमो। क्लॉकवाइज में आपको जो सीक्वेंस है उसको एक बार दोबारा देख लो। आप गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया से भी चल सकते हो, आप टिमोर सी से भी शुरू कर सकते हो। बांडा सी, टिमोर सी, अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ये उत्तर में है। पूरब में जाओगे तो कोरल सी है, उसके नीचे तस्मान सी है। तस्मान सी ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। उसके साउथ घूमोगे तो आपको मिलेगा बास स्ट्रेट, और बास स्ट्रेट के बाद अंदर जाओगे तो वहाँ पे है इनकाउंटर बे, स्पेंसर गल्फ। इनकाउंटर बे और स्पेंसर गल्फ को भी देखना है, वह भी एक वाटर बॉडी है। जो एडिलेड है ना, एडिलेड के नीचे आप देखो इनकाउंटर बे, स्पेंसर गल्फ मिला या नहीं, पहले भी दिखाया था आपको। तो बास स्ट्रेट के बाद इनकाउंटर बे, स्पेंसर गल्फ, और उसके बाद है ग्रेट बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और ऑस्ट्रेलियन बाइट के बाद सत्यनारायण, तुम बहरे तो नहीं हो ना? पुराना वीडियो दिखाई नहीं पड़ता है तुमको? 100 बार समझाया हुआ है तुम लोगों को कि पीसीएस में करंट अफेयर का क्लास नहीं मिलेगा। कोई करंट अफेयर का क्लास पीसीएस में नहीं है। 100 बार समझाया कि अपने आप को अपग्रेड कर लो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पीसीएस में करंट का क्या काम है? पीसीएस में वो टीचर भी नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, कुछ टीचर भी अलग हो जाएंगे। जो पीसीएस की आवश्यकता है उसके अनुसार पीसीएस चलेगा। तुम लोग में से कई लोग सोच रहे हैं कि पीसीएस का कोर्स ज्वाइन करें और आईएएस वाला पूरा कोर्स कर लें। ये कैसे हो सकता है? इतना नॉमिनल फी में भी इतना दिमाग लगाते रहते हो तुम लोग। इसमें दोष दोगे टीचर को, दोष दोगे संस्था को, दोष दोगे, बोलोगे आलोक रंजन बड़ा कड़ा बोलता है, बेकार आदमी है। आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि दोनों कोर्स का डिज़ाइन अलग है बिल्कुल।
दोनों कोर्स का डिज़ाइन धीरे धीरे क्लियर होगा तुमको। फिर से बता देते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से। पेपर 4 इथिक्स होता है, इथिक्स का पेपर का क्लास पीसीएस के बैच में नहीं दिया जाएगा। दूसरा आपको समझाना है कि करंट अफेयर का जो वीकली क्लास होगा वो पीसीएस में नहीं दिया जाएगा। करंट अफेयर जो पीसीएस के लिए होगा वो जब पीसीएस एग्जाम आएगा उस समय आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा कंपाइल करके। यही मदद यही किया जाएगा आपके लिए। पीसीएस में करंट का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। आईएएस में वीकली करंट अफेयर का क्लास और वीकली मटेरियल, वीकली आर्टिकल्स होता है। फिर समझ लो पीसीएस में हम लोग हर महीने में आईएएस के कोर्स में कम से कम 20 टॉपिक पे निबंध जैसा लिख करके देंगे। बड़े टॉपिक पे निबंध, पूरा निबंध नहीं होगा लेकिन आर्टिकल्स दिया जाएगा, 20 आर्टिकल्स दिया जाएगा जो पीसीएस को नहीं दिया जाएगा। दोनों में अंतर होता है ना। हम लोगों को आईएएस के बच्चों को निबंध में भी ट्रेन करना है। उनको जो इंटरव्यू होता है उनका इंटरव्यू आधे आधे घंटे का होता है, विश्लेषणात्मक इंटरव्यू होता है। पीसीएस के बच्चों का इंटरव्यू फैक्चुअल होता है, कुछ कुछ अंश में लोग पूछते हैं। आईएएस और पीसीएस को एक तरह से देखने की कोशिश नहीं करनी है और ये होशियारी भी नहीं करना है कि पीसीएस का एग्जाम लेकर के आईएएस का पूरा हम कैसे कोर्स कर लें। ये जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं ना, इनको जिंदगी भर दुख होता है और यही लोग दूसरे को भला बुरा भी कहते रहते हैं। अब कितनी बार क्लैरिटी आपको दी जाए, मैंने फिर क्लैरिटी आपको दिया। पुराने वीडियो जा करके देखो, मैंने क्लैरिटी दिया हुआ है। आपको टेस्ट सीरीज भी पीसीएस वालों को नहीं मिलेगा, सिंपल वाला टेस्ट मिलेगा पीटी वाला, लेकिन दोनों के टेस्ट सीरीज में अंतर होगा दोनों कोर्स में। ये कई बार मैंने आपको समझाया है। ओके। और आप लोग के प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। एक और बात सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग हमारे देश में चोर मक्कार बहुत भरे हुए हैं। तो ये जो चोर और मक्कार जो टेलीग्राम चैनल चला करके और इतना कम फी वाले कोर्स को भी फ्री टेलीकास्ट करना और उसका भी वीडियोस जारी करना और जो ये सब जो धंधेबाजी करने लगते हैं या और उससे कम शुल्क में 100 रुपये में 1000 रुपये में बिक्री करना, तो इससे मुझे उन चोरों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है उन स्टूडेंट से जो कि इतने कम फी वाले कोर्स में इतने अच्छे टीचरों का जहाँ पर एक समूह बना हुआ है, इनके लिए भी आप सोच रहे हो कि इसमें भी पता नहीं कैसे हम चोरी से पढ़ लें, कैसे हम धोखे से पढ़ लें, कैसे हम मतलब कैसे कर लें हम इसको, बस ऐसे ही कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा कर लें। इन लोगों के लिए मुझे एक बहुत सख्त हिदायत है कि हम लोग भी सब देख रहे हैं कि कैसे क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल जा रहा है टेलीग्राम में। हम लोग भी अंधे नहीं हैं और टेक्नोलॉजी हम लोग के पास भी उतना ही है। हम लोग भी सब जानते हैं इन चीज़ों को कि टेलीग्राम पे लाइव चल रहा है, 3-3 चैनल से लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप देखो, ज्ञान बढ़ता है, कोई बात नहीं है। लेकिन इतने कम फी के कोर्स में आप कई बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अचानक टेलीग्राम चैनल बंद करवा देंगे, हम लोग अचानक से कुछ एक्शन लेंगे, हम लोग अचानक से कुछ चेंज कर देंगे, आप भी पीछे से भागोगे। तो ये चूहे बिल्ली का खेल करने से क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा आपको? एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहते हैं। जो बच्चे ऐप में जुड़े हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, प्रॉपरली स्टूडेंट बन गए हैं, उनके लिए एक बात नहीं है, उन लोगों के लिए है जो चोरी छुपे इस तरह का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है, अगर थोड़ा भी हृदय में किसी भी टीचर के लिए अगर प्रेम आपको है या अपने माता पिता के प्रति थोड़ा भी सम्मान का भाव आप लोग रखते हो, अपने से बड़े लोगों की बात कुछ भी सुनते हो अगर आप लोग, तो कम से कम इतना तो समझो कि बहुत कम फी में इतने बड़े टीचर्स लोगों का एक इतना बड़ा समूह बनाया गया है और ये मैंने इतना मेहनत से बनाया है, इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब उसको भी विफल करने की इतनी योजनाएं चल रही है, तो इसमें 2 निष्कर्ष निकलेगा। पहला, हम हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे भैया माफ़ करो, हमारा ज्योग्राफी और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, हमारे अपने कॉलेजेस बने हुए हैं, हम जीवन जी लेंगे भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास ऊपर वाले ने बहुत दिया है, बहुत मेहनत किया है, ये बिल्कुल हाथ खड़ा कर लेंगे। फिर हम इस तरह का जो चोरी और ये घटनाएं और इस तरह से जो लीकेजेज और ये जो ड्रामा चलता है। दूसरी बात कहनी है, उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जो पूरी तरह से जुड़ना नहीं चाहते हैं, जो चोरी से माल पढ़ना चाहते हैं। आज तक जितने लोग हमारे नोट्स के नाम पे, आलोक रंजन के नोट के नाम पे, ज्योग्राफी के नोट्स के नाम पे, जितने लोगों ने कहीं, कोई इलाहाबाद में खरीद रहा है, कोई दूसरे का खरीद रहा है, कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है, क्या वो मेरा वास्तविक नोट्स था? आपने वो हमारे वास्तविक नोट्स का 30-40% भी नहीं है। वो हमारे वास्तविक नोट्स मेरे नाम पे पता नहीं कितने लोग आलोक ज्योग्राफी, आलोक क्या क्या करके नहीं पढ़ा रहे हैं।
लेकिन क्या वो सब कुछ ओरिजिनल है? और ओरिजिनल से क्या रिजल्ट आता है? क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका? क्या भविष्य बन जाएगा आपका? अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एक ईमानदारी शब्द से सीखना होगा। अपने प्रति ईमानदारी, हमारे प्रति कोई ईमानदारी नहीं। आपके कुछ चंद रुपयों से हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बनने वाला है। हमारा साम्राज्य है, हमारा साम्राज्य बना हुआ है। तो हम आपसे क्या क्या कह रहे हैं, ये कि ये जो बच्चे, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, उन बच्चों से जो टेलीग्राम पे फ्री में लाइव देखने में विश्वास करते हैं, आप सबसे पहले सीरियस हो जाओ अपने जीवन के प्रति। और आप सीरियस जब हो जाओगे तो आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दोगे, और तब आप किसी व्यक्ति से, हम में कोई गुण नहीं है भाई, हम लोग कोई बहुत गुणवान व्यक्ति नहीं है, बस मेहनती व्यक्ति है, आपके साथ मेहनत करते हैं। गुण तो आप में है, आपकी आप में प्रतिभा है, आपकी प्रतिभा आप में जो होगी वो निखर करके आ जाएगी। हम तो एक बारिश की बूंद की तरह है, आप पे वर्षा करेंगे, जो भी हमारे पास है हम बरस जाएंगे आपके ऊपर में। आप में अगर दम है तो आप में हरियाली आएगी। आप मरुभूमि हो, बंजर हो, तो आप में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मिट्टी बहेगी, गाली गलौज करोगे, दोष दोगे, ये होता है ना। तो मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जितने भी लोग टेलीग्राम में लगे हुए हैं या फ्री सेवा में लगे हुए हैं, अरे ये फ्री सेवा की तरह ही तो है ये कोर्स, और इससे ज़्यादा फ्री सेवा क्या हो सकता है बताओ। और अगर सचमुच में आप बड़े बड़े अधिकारी बनने का सपना देखते हो तो इतनी छोटी मानसिकता से तो नहीं बन पाओगे आप। और हम लोग जब एक्शन ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल बंद करवा देंगे, या बहुत सारा हम लोग भी अपना हथकंडा लगाएंगे, ऐप का फिर से चल ही रहा है, पूरा उसका हो रहा है, उसमें चेंजेस जो होना है हो जाएगा 10 दिन के बाद, सब मामला खत्म। तो फिर कहाँ से पढ़ोगे? तो फिर कैसे एक्सेस करोगे? कहाँ कहाँ मुंह मारते फिरोगे? कितने टेलीग्राम चैनल में जाओगे? तो ये काम क्यों करते हो आप लोग? समझ में नहीं आता है कि इतने छोटे प्राइस के कोर्स के लिए भी इतना बड़ा अरे कोई 2-4 लाख रुपए का कोर्स रहे तो भले ही है कि चलो यार चोरी से उसमें से 30% भी देख लिया, तो 40% भी देख लिया तो कोई बात, चलो कुछ तो हो गया। जब ये कोर्स ही इतना सिंपल सा है यार, इतना छोटा सा कोर्स है, इतना छोटे प्राइस पे आया हुआ है, ये कोर्स छोटा नहीं है, प्राइस छोटा है, तब भी आप लोग यही काम करते हो। मुझे आज बात करनी थी इस बात पे कि जितने लोग टेलीग्राम पे फ्री देखने में लगे हुए हो या वीडियो लीक करने में लगे हुए हो, उन लोगों को जो लीक कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, क्यों लीक कर रहे हो आप? हम लोग मेहनत से आईएएस बनाते हैं। देख तो रहे हो, कोई ज्ञान का बारिश नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। ज्ञान की बारिश करेंगे जब आप लोग चला ही नहीं पाओगे टेलीग्राम चैनल को। हम चुनौती नहीं दे रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़े लोग हो गए आप लोग, लेकिन ऐसा बच्चों का भविष्य खराब होता है। चलो एक छोटा सा उदाहरण ही देकर के हम दिखाते हैं आपको। आप ऐसा देखो कि मुझे लगता है कि जैसे जो बच्चे जुड़ गए हम लोगों से, उनके साथ भी अन्याय होगा कि भाई वो तो पे करके कोर्स को ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग फ्री के चक्कर में लगे हुए हो। तो इसमें हम लोग जो फ्री के चक्कर में लगे हुए हैं उनका तो बंद होना तय है। और कल भी टेलीग्राम चैनल 4-5 हटवाया गया है और आगे भी इस तरह का काम हो जाएगा। मुझे पता है, आज भी हम लाइव हो चुके हैं, लाइव जा रहा है क्लास। लेकिन बच्चे, आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनको ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको पूरा कोर्स इसी सीक्वेंस में, इसी डोज में, इसी समयावधि में सब कुछ लेना होगा। और बीच में अगर कहीं भी 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन खराब भी होता है, आगे पीछे भी होता है, तो कोर्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको मेडिसिन का एक डोज दिया गया है। मान लो कि मेडिसिन का डोज उसका है कि 30 दिन तक आप इसको खाओगे, या होम्योपैथिक का डोज रहता है कि आप 40 दिन तक इसको खाओगे, तो 1 साल तक खाओगे। तो 1 साल खाओगे तभी उसका इम्पैक्ट आता है। आप 5 दिन खा लिए फ्री का, 2 दिन खा लिए कहीं और से, इधर मुंह मार लिए, उधर मुंह मार लिए, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस आप अपने मन को खुश रखोगे कि भाई हमारा कोर्स हो रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं, हमने कुछ क्लासेस देख ली। और ये जो बच्चे आधे अधूरे देखते हैं, यही बच्चे आलोचना भी करते हैं। इनको तो पता चल नहीं पाता है कि पूरा कोर्स क्या था, कैसे था। सर ये आपका ना कंटेनमेंट जोन में बना हुआ है जैसे, तो घर में कोविड का टेस्ट कराया हुआ है? हाँ, करवा लिया है? सबका नेगेटिव है सर? कोई है ही नहीं, बस हम आई लिव अलोन। ठीक है। ये हाउस नंबर कितना है सर? 42। हाँ सर, क्या नाम है आपका? आलोक रंजन। कोविड का टेस्ट चल रहा है।
हाँ सर, ये प्राइमरी स्कूल में जो शिव मंदिर के पास में है वहाँ पे करवाना है। कंटेनमेंट में जो होता है ना, कंटेनमेंट जोन में जितने हाउस आते हैं और बफर जोन में उनको टेस्टिंग के लिए होता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग करवा लीजिए टेस्ट। अच्छा, तो कहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है? हाँ, ये मुखर्जी नगर प्राइमरी स्कूल है शिव मंदिर के पास, ओके, वहाँ पे हो रहा है मैम। सुबह सर 10 बजे से सुबह 12 साढ़े 12 बजे तक होता है। ठीक ठीक है सर। और कोई फैमिली में तो नहीं है? नहीं, कोई आपकी एज क्या है सर? 35। सर एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। दिल्ली में हमारा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन में आ गया है और बाहर में लोग आए हुए थे कि भाई कोविड में टेस्ट करवाने के लिए। दिल्ली में कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऑफलाइन क्लास का भविष्य तो नहीं दिख रहा है। जितने लोग सोच रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास में ही जाएंगे वहीं होगा, कुछ खास दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट जून तक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो एक जो एकेडमिक सेशन है, एक जो ये 1 साल का समय है, इसमें आप लोग जो जून तक तो बस 1 साल का जो सेशन है ये वीडियो क्लासेस और लाइव क्लासेस पर ही चलना है। और मैंने एक जो मैसेज दिया है उन लोगों को जो कि फ्री क्लास के चक्कर में 10 क्लास इधर 10 क्लास उधर करते फिर रहे हैं, और जो लोग हैकिंग कर रहे हैं उनका क्या फ़ायदा है, इनसे क्या मिलना है। तो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि बिना इस तरह का कुछ गलत किए हुए आप लोग कोशिश करिए कि इस मुहिम में जुड़िए और साथ साथ में चलिए और देखिए कि हम लोग कितने ताकत से, कितने मेहनत से काम कर रहे हैं और कैसे बच्चों को लाभ मिल रहा है। और एक ही टॉपिक को 3 बार 4 बार कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि गांव में कोई बच्चा बैठा है, कोई पहली बार बच्चा कोई पढ़ना शुरू किया होगा। हम लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ग्रेजुएट है लेकिन फिर भी उसको शायद बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती होगी, उसने शायद अफ्रीका का नाम सुना होगा लेकिन अफ्रीका के देशों का नाम भी नहीं जानता होगा। इस तरह का एजम्पशन लेकर के चलना पड़ रहा है और ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये कोर्स का डिज़ाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ करके कोई विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना है और कोई भूगोल को वहाँ लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि पूरा भारत जानता है कि मैंने एक बैच में सैकड़ों IITians को पढ़ाए हुए हैं। IITians सैकड़ों पढ़े हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे और DCE के बच्चे और IIT खड़गपुर, IIT मुंबई के बच्चे हमारे पास भीड़ लगा करके 15 साल ज्योग्राफी सब मैंने पढ़ाया सबको इंग्लिश माध्यम में, और सैकड़ों हज़ारों IAS बने। तो मुझे ना तो सर्टिफिकेट चाहिए, अब जिस भाव से जुड़े हैं, जिस मेहनत से जुड़े हैं, उस पर बस काम करने में मज़ा आ रहा है। तो ये काम हम कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों का रिस्पांस देखकर तो बहुत 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 अच्छा लगता है। बच्चों का इमोशन देख करके, बच्चों का भाव देख करके, बच्चों के शब्द देख करके। कोई बात नहीं है, रुचि आपको डर लग रहा है, 10 दिन 15 दिन के बाद डर नहीं लगेगा। दिवाली का छुट्टी होगा, उसमें आप अच्छा से पढ़ना शुरू करो और अच्छा करोगे आप। ओके, नेक्स्ट ईयर भी कोर्स दोगे, बिल्कुल देंगे। ओके, लिखो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ वाटर बॉडीज़ हैं उसमें मैंने आपको फिर से एक बार आप देखो, एटलस में देखो और ध्यान वहीं पे लगाओ कि जो ऊपर में ईस्ट टिमोर सी है, बांडा सी था, अराफुरा भी था उधर पश्चिम की तरफ, फिर था कारपेंटेरिया, फिर था कोरल सी, फिर था तस्मान सी, फिर था बास स्ट्रेट, फिर था स्पेंसर गल्फ, इनकाउंटर बे, ग्रेट बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जब आप इधर घूमोगे तो हिंद महासागर मिलेगा आपको, या वेस्ट ऑस्ट्रेलियन सी कहते हैं उसको, या फिर हिंद महासागर का वो भाग है।
तो ये था हमारा समुद्र का जो घेरा है ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, उसके विषय में। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में तथ्य जानना है कि आप बताओ कि गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में छोटे छोटे 2 आइलैंड हैं, क्या उनका नाम बेल्चर है? नहीं है। कौन से आइलैंड है, देख करके बताओ। कौन से आइलैंड है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में? कौन से आइलैंड है? प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसी बहाने हम ये समझ पाएंगे कि आप लोग हमारे साथ हो या नहीं, कंसंट्रेट कर रहे हो या नहीं। वेस्ली आइलैंड, वेलेस्ली आइलैंड है। वेलेस्ली आइलैंड बिल्कुल सही उत्तर है। नवीन का बिल्कुल सही है, स्पेलिंग के साथ आया। नहीं, वो वेलेस्ली आइलैंड है। अब हम लोग देखते हैं कि कारपेंटेरिया के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे पठार हैं। 2 पठार हैं कारपेंटेरिया के दोनों तरफ। पेनिनसुला निकला हुआ है। पूर्व की तरफ है केप यॉर्क पेनिनसुला और पश्चिम की तरफ है अर्नहेम लैंड, और उससे भी पश्चिम है किम्बर्ली प्लेट्यू। क्या मिला? अर्नहेम लैंड मिला पश्चिम में कारपेंटेरिया के, और अर्नहेम लैंड से भी पश्चिम क्या है? क्या वहां पर किम्बर्ली का पठार है? किम्बर्ली प्लेट्यू है? यानी अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो ओके, वेलेस्ली आइलैंड है। हरिओम, आपकी बात पहुंच गई हम पे। ठीक है, अब आप देखो कि जो 2 आइलैंड, जो 2 केप यॉर्क पेनिनसुला और अर्नहेम लैंड, दोनों में बॉक्साइट मिलता था। अब चलते हैं हम लोग केप यॉर्क पेनिनसुला के नीचे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा वीपा और माउंट ईसा। 2 जगहों को ढूंढो, पहला है वीपा, दूसरा है माउंट ईसा। मिल जाए तो बताना। वीपा है बॉक्साइट का उत्खनन केंद्र, ओके, वीपा और माउंट ईसा। माउंट ईसा है अलौह धात्विक खनिज का केंद्र, ओके। तो वीपा और माउंट ईसा 2 लोकेशंस भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हेमंत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखो। इतना नहीं देखना है शिप्रा, आप सिर्फ वेलेस्ली देखो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखो, सब लोग ध्यान से देखो, लोग भटक रहे हैं थोड़ा आज। अब कंसंट्रेशन से देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड में भी है, और क्वींसलैंड के नीचे स्टेट कौन सा आएगा? न्यू साउथ वेल्स आएगा। न्यू साउथ वेल्स में 3 शाखाएं हैं
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की 3 शाखाएं हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग का पर्वत है। उस पर्वत में क्वींसलैंड वाले भाग में उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स वाले भाग में उसके 3 नाम हैं, स्नोवी माउंटेन, ब्लू माउंटेन और तीसरा आप बताओगे। स्नोवी माउंटेन, ब्लू माउंटेन, तीसरा न्यू इंग्लैंड रेंज। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। तो 3 रेंज है न्यू साउथ वेल्स में। उसके नीचे आओगे तो मिलेगा साउदर्न आल्प्स या ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। आल्प्स पर्वत कहलाता है विक्टोरिया में। और विक्टोरिया में आप देखो तो वहाँ पे, हाँ अब लिखना लोगों ने सीख किया, न्यू इंग्लैंड रेंज, बिल्कुल सही। बहुत लोगों को याद है, अच्छा लगा। त्यागी पहुँच रहा है। मैप को दिखा करके मैंने समझाया है, अब कितनी बार समझाएंगे धर्मेंद्र कुमार। मैप को दिखा करके तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में समझाया ही, अब क्या एक ही चीज़ को कितना करते रहेंगे। आप अपना मैप देखो और आप अपने मैप में उसको ढूंढो, और जब एक सीक्वेंस से बता रहे हैं तब भी नहीं दिख रहा है, समझा रहे हैं ऊपर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, नीचे आओगे न्यू साउथ वेल्स का स्टेट है, उसमें 3 रेंज है। 1-2 रेंज मान लो नहीं मिल रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए अटकने की क्या जरूरत है। कई बार क्या होता है कि लोकेशंस तुम्हारे एटलस में रहते ही नहीं हैं, और जो एटलस में नहीं रहते हैं उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वहीं पे आप देखो विक्टोरिया है, विक्टोरिया में साउदर्न आल्प्स लिखा होगा, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स या साउदर्न आल्प्स कहते हैं विक्टोरिया में। अब वहां पर देखो माउंट कॉसिस्को उच्चतम शिखर है। क्या माउंट कॉसिस्को मिला? माउंट कॉसिस्को मिला। तो माउंट कॉसिस्को को देखो, और माउंट कॉसिस्को के बाद आपको देखना है फिर से बास स्ट्रेट आ जाएगा, बास स्ट्रेट आ जाएगा, और बास स्ट्रेट के बाद तस्मानिया आएगा। तस्मानिया को मैंने बताया था कि यह भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही विस्तार पटल है, और बास की जल संधि वह भाग है जहां पर इस माउंटेन का अवतलन हो गया है, इस माउंटेन में धंसाव हो गया है, इसलिए बास स्ट्रेट बना है। और तस्मानिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक संरचना है, द्वीप है, राज्य है ऑस्ट्रेलिया का। तस्मानिया का राजधानी होबार्ट है, और तस्मानिया में माउंट ओसा उच्चतम शिखर है। देखो ध्यान से, बहुत खूबसूरत जगह है तस्मानिया, माउंटेन और हिल और ग्रीनरी, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, सालों भर वर्षा होती है तस्मानिया में। एप्पल्स के लिए, सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कितनी बार पढ़ाया जाए आपको? बास स्टेट में पेट्रोलियम मिलता है, कितनी बार बताया जाए आपको? मिल नहीं रहा है, डायरेक्शन दें। कैसे नहीं मिल रहा है? एटलस सामने खोल के देखिए। ऑस्ट्रेलिया पे 3 दिन उधर स्पेंड किया था, आज भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ओके, आप लोग हाँ, माउंट ओसा 1617 मीटर। हरिओम पाठक को मिला, कितना आसान है। सोमनाथ को मिला, सबको मिल रहा है। दुर्गा, तुम्हारा कमेंट पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। सबसे ज़्यादा तुम लव यू लिखते हो मुझे। मैं बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है राजीव, नोट्स में है सब, बिल्कुल। थैंक यू हितेंद्र। हम तो बस रिवाइज करवा रहे हैं कि आपका रिवीजन होता रहे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। अब आप आइए, तस्मानिया से बाहर निकलिए, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी भाग से 2 नदियां निकल रही है, मरे और डार्लिंग।
मरे और डार्लिंग दो नदियों को देखिए। ये नदियां जिस भाग से निकलती हैं वही ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र है। रिवाइज करवा रहे हैं, सब पढ़ाया हुआ है। पहुंच रहा है नीलेश कुमार आर्या, बिल्कुल पहुंच रहा है। ओके अनुराग, ग्रेट। सभी स्ट्रेट में पेट्रोलियम नहीं मिलता है, उसी स्ट्रेट में पेट्रोलियम मिलेगा जहां पर अवतलन हुआ है। जो पहले थल के रूप में ऊपरी भाग था और धीरे धीरे अवतलन हुआ है, वहां मिलेगा। ठीक है दुर्गा, याद करके रखना है, हम बस रिवाइज करवा रहे हैं इसको। अब आप चलो मरे डार्लिंग बेसिन में, जिसको डाउन्स कहते हैं, डाउन से उत्तर चलो, उत्तर, डाउन से उत्तर वो सवाना का मैदान है। मैंने आपको डायग्राम बना करके पढ़ाया था, सवाना का मैदान है। वहां पर आप एक शब्द लिखो, एटलस के ऊपर ही लिख दो। मरे डार्लिंग बेसिन से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे और कारपेंटेरिया से नीचे रहोगे तो ये सवाना का क्षेत्र है। यहां पे लिख दो पाताल तोड़ कुआं क्षेत्र या उत्सृत क्षेत्र है। पाताल तोड़ कुआं क्षेत्र, उत्सृत क्षेत्र। पाताल तोड़ कुआं क्षेत्र, पाताल तोड़ कुआं क्या है, उत्सृत क्या है, आपको समझा रहे हैं। देखिए आर्टेसियन वेल कहते हैं इसको। उत्सृत क्षेत्र है। उत्सृत क्षेत्र क्या होता है, इसको आर्टेसियन बेल्ट भी कहते हैं। कुछ ऐसे कुएं होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे आप 5-10 फीट गहराई कर दोगे तो पानी अपने आप ही ऊपर की तरफ आने लगता है। हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वहां पे इतना अधिक धरातलीय चट्टानों में कि पानी खुद ही ऊपर की तरफ आने लगता है। जैसे देखो कि ये ऑस्ट्रेलिया का पठार है, ये बना हुआ है हार्ड रॉक से, ये हार्ड रॉक है, ये बेसिन है और ये पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कोस्टल है और ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल है। ये ऑस्ट्रेलिया की संरचना है, लंबवत संरचना इस तरह से दिखेगी आपको। ये है तुम्हारा वही मरुभूमि, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये सारा मरुभूमि और पठारी क्षेत्र है और यही वो बेसिन एरिया है। अब बहुत ध्यान से देखना है, मान लो कि इधर वर्षा हुई, ये वर्षा हो रही है, तो जब वर्षा होगी तो चट्टानों के अंदर में पानी इस तरह से पानी प्रवेश करता है और पानी फिर इस ढाल से नीचे इधर की ओर आता है। लेकिन ये जो हार्ड रॉक है जो मैंने इस डिजाइन से आपको दिखाने की कोशिश किया है, ये जो हार्ड रॉक है, ये पानी यहां तो आकर के मिट्टी में चट्टानों में भर जाएगा, लेकिन ये हार्ड रॉक जो नीचे है इसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो चट्टानें हैं अपारगम्य हैं, इम्परमिएबल चट्टानें हैं, अपारगम्य चट्टानें हैं। तो इन अपारगम्य चट्टानों में ये जल प्रवेश नहीं कर पाता है। वर्षा कहां हुई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे। जल अंतःस्रावी माध्यम से इस क्षेत्र में, इस मैदानी भाग में, सवाना के भाग में, कारपेंटेरिया से दक्षिण उस भाग में प्रवेश कर जाता है। अब देखो, अब क्या है कि ये जो भाग है यहां मिट्टी मान लो भरी हुई, इस तरह से मिट्टी भरी हुई है और ये पूरे भाग में पानी भर रहा है इसमें धीरे धीरे करके। तो और मान लो वर्षा हुई तो पानी और आया, और वर्षा हुई पानी और आएगा, तो अंत में पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ हाइड्रोलिक प्रेशर लगाता है
जलीय दाब उत्पन्न करता है। अब ये जलीय दाब जब ऊपर की तरफ उत्पन्न करेगा तो यहाँ से तोड़ करके ये पाताल तोड़ कुआं क्षेत्र बनता है। इसी को पाताल तोड़ कुआं कहते हैं, या आर्टेसियन वेल कहते हैं, या उत्सुत क्षेत्र कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्सुत क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है ये भी मैंने आपको बताया। इसका जो पानी है उत्सुत क्षेत्र का, ये मीठा पानी नहीं है, बहुत ही खारा पानी है, जहरीला पानी है। ये पशुपालन के लिए तो इसका यूज हो सकता है, लेकिन इसमें मानव समुदाय नहीं रह सकता है कभी भी। ओके, तो ये झरना से अलग होता है। ये बिल्कुल नीचे बेसिन या जो घाटी होता है, जो मैदानी भाग होता है, उससे पानी ऊपर फव्वारे की तरह निकलता है, नीचे से पानी तोड़ करके बहने लगता है ना। ये उत्सुत क्षेत्र होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का इस भाग का दर्शन हो गया। अब चलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऊपर से नीचे आना है। किम्बरली प्लेट्यू था। अब देखो तनामी डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ऊपर से नीचे आओ, तनामी, ग्रेट सैंडी मिला, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर उसके नीचे आओ, पूर्व की तरफ जाओ, मस्ग्रेव, मैकडोनल, ये सब रेंज है। मस्ग्रेव, मैकडोनल रेंज है। पूर्व की तरफ जाओगे, मस्ग्रेव, मैकडोनल रेंज है। और उसी रेंज से थोड़ा सा और पूर्व दक्षिण जाओगे रेंज से, तो वहां मिलेगा आयर्स रॉक और आयर्स लेक। हमने आयर्स लेक के बारे में बताया था आपको, -11 मीटर, वो मतलब समुद्र तल से भी 11 मीटर नीचे है। अब ये देखना है आयर्स रॉक, आयर्स लेक, मैकडोनल, मस्ग्रेव, ये सारे रेंजेस हो गए। इधर मरुभूमि में आओ तो नीचे से चलते हैं। नीचे में क्या था हमारा? नल्लार बोर प्लेन, जहां भूमध्य सागरीय जलवायु था। और नल्लार बोर प्लेन से ऊपर आएंगे तो मिलेगा ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। मिला ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, नल्लार बोर प्लेन, फिर है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जिसमें सोना मिलता है, कालगुरली कुलगार्डी सोना मिलता है। और उसके बाद उसके ऊपर जाओगे तो गिब्सन डेजर्ट, सैमसन डेजर्ट, गिब्सन, सैमसन। ओके, कोई बात नहीं है सुनीता, सभी तरह के लोग होते हैं। ओके, फिर तो सारे डेजर्ट्स का फ्रेम आपको मिल गया है। अब चलना है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की ओर। वहां पर कौन कौन सी पर्वतें हैं ध्यान से देखो। एक तो डार्लिंग रेंज है। डार्लिंग रेंज तो वैसे ही याद हो जाएगा, शब्द में ही ऐसा जादू है। ओके, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में डार्लिंग रेंज मिल गया अखिलेश। लेकिन डार्लिंग रेंज के साथ साथ एक पर्वत और है, उसका नाम बताओ। किम्बरली तो उसके ऊपर है, किम्बरली नहीं। विक्टोरिया रेंज मिला, डार्लिंग रेंज, विक्टोरिया रेंज, बिल्कुल। स्टर्लिंग, ओके, स्टर्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, हैमर्सली रेंज, तो ये तट के किनारे वाले रेंजेस को देखो, डेजर्ट्स को देखो।
लेक को देखो। ओके, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप में बस एक छोटा सा निगाह डालते हैं। पॉलिटिकल मैप में छोटा सा देखते हैं। कुछ लोगों का फिजिकल पॉलिटिकल मैप एक ही होगा। मैंने सबसे कहा था कि ब्लैक स्वान ले लेना या फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ले लेना, दोनों एटलस रखना चाहिए। दोनों को मिलाकर के कॉम्बाइन करने पर ही सब लोकेशंस दिखेगा। पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। ओके, पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। मैंने आपको एक कोड बताया था, कोड लिख करके भेजो, मुझे पता तो चले कि कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं। कोड भेजो मुझे। BSc MA PhD पुष्पेंद्र ने भेज दिया। पुष्पेंद्र MSc BSc PhD नहीं है, BSc MA PhD है। MSc कहाँ है? BSc MA PhD, बिल्कुल सही आयुष। कई लोगों का सही उत्तर आ रहा है, बहुत लोगों का आ रहा है। बहुत अच्छे से दीपक आर्या ने लिखा, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, ग्रेट, खुश हो गया मैं। चलो ओके, अब ऐसा करते हैं कि BSc MA PhD, कई नए बच्चे होंगे तो BSc MA PhD में B फॉर ब्रिस्बेन, S फॉर सिडनी, C फॉर कैनबेरा, पूरे सीक्वेंस में था सब। M फॉर मेलबोर्न, A फॉर एडिलेड, P फॉर पर्थ, उसके बाद हो रहा है कल्याण, तुम्हारा भी हो रहा है। P फॉर पर्थ, H फॉर होबार्ट, D फॉर डार्विन। ओके, वेल डन, वेरी वेल डन। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलते हैं और एंटार्क्टिका पे चलते हैं। एंटार्क्टिका का मैप निकालो, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। एंटार्क्टिका का मैप निकालो। एंटार्क्टिका बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बहुत छोटे छोटे 10-15 लोकेशंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। एंटार्क्टिका का मैप निकालो। हम पानी ढूंढते हैं अपने लिए। राजवर्धन आ रहा है। मसाई ट्राइब इथोपिया के पठार पर है, लेकिन कीनिया में मिलते हैं। कीनिया और तंजानिया में मसाई ट्राइब है। निकाल लिए, वेरी गुड नवीन। एंटार्क्टिका निकालो। हमारे सामने भी एंटार्क्टिका का मैप है लगा हुआ, अभी हम लगाते हैं। ये है हमारा एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका में पहले देखो हमारे पास दो रास्ता है। एक तो मैप दिखा करके आपको बोलूं, दूसरा आप मैप में ढूंढो। तो हमने अब तक क्या किया था, पहले मैप दिखाया, बोर्ड पे पढ़ाया, लिखवाया, फिर दोबारा फिर से सबको रिवाइज करवाया। इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, दिखाते हैं, और आप देखने का कोशिश करो। हम भी यहां से मैप गायब कर देते हैं।
या क्या पता आप लोग भटकने लगो। अंटार्कटिका, अच्छा हो सकता है मसाई ट्राइब मैंने गलती से नाइजीरिया बोल दिया होगा, क्योंकि उस समय नाइजीरिया के ट्राइब पर भी हम बात कर रहे थे। हौसा और फुलानी ट्राइब नाइजीरिया बता रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा बोला हो। मसाई ट्राइब तंजानिया और कीनिया में रहता है, इथोपिया के पठार पर है। हो रहा है अनूप वर्मा, बिल्कुल हो रहा है। ओके, दिव्यानी सिंह आज ही एनसीईआरटी भी पढ़ा है इसका, वेरी गुड। चलो एनसीईआरटी से हम प्रश्न पूछते हैं। नहीं, पहले अंटार्कटिका का मैप करते हैं। मैप इज ओपन, वेरी गुड, निकाल लिया सर, थैंक यू। अंटार्कटिका में सबसे पहले 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर को देखा जाए। अंटार्कटिका में सबसे पहले 0 डिग्री, अरे अंटार्कटिका में नॉर्थ पोल कहाँ से आएगा भैया? बिल्कुल अंजलि आ रहा है। तुम लोग नहीं ढूंढोगे, हम बताएंगे। जो हम कहेंगे वही ढूंढना है। सबसे पहले आप 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों देशांतर को देखो। क्या ये दोनों देशांतर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं? क्या ये देशांतर दक्षिणी ध्रुव से निकल रहे हैं? देखते हैं आकांक्षा, सब देखते हैं। ओके, अब 0 डिग्री और 180 डिग्री आपने देख लिया। हम आपको, जो लोग नहीं देख पाए उनको दिखाते हैं। ये देखो है हमारा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का लाइन, ये हमारा है साउथ पोल, और वही लाइन आगे सीधे जाकर के बनता है 180 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री कहलाता है प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर इन दोनों रेखाओं को मिला दिया जाए तो ये पृथ्वी को 2 भागों में, 2 इक्वल भागों में बांट देगी। ओके, शिवा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो 0 डिग्री 180 मेरिडियन आपने देखा। साउथ पोल पे जाओ, साउथ पोल पे जाके सारे लोग साउथ पोल पे खड़े हो जाओ। साउथ पोल से थोड़ा सा तुम्हारे राइट की तरफ और नीचे अमंडसेन स्कॉट पॉइंट है। अमंडसेन स्कॉट पॉइंट है। हमारे इस मैप में अमंडसेन स्कॉट पॉइंट को साउथ पोल दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। ये हमारा मैप गलत है।
साउथ पोल है ये अमंडसेन स्कॉट पॉइंट, उससे नीचे एक छोटा सा पॉइंट है। क्या आदित्य आ रहा है? अब ये बताओ कि अमंडसेन स्कॉट पॉइंट कितने लोगों को मिला? अभी दक्षिण गंगोत्री ये सब मत देखो प्लीज, प्रार्थना है आपसे। अमंडसेन स्कॉट पॉइंट मिला? यस सर, मिल गया। नसरीन, मिल गया। तो अमंडसेन स्कॉट पॉइंट पे अमंडसेन और स्कॉट है। अमंडसेन ने पूरी दुनिया का परिभ्रमण किया जहाज में, सर्क्यूम नेविगेशन किया। ओके, तो वो अमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। तो अमंडसेन पूरे दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए थे। वो जिस पॉइंट पे झंडा उन्होंने गाड़ा था वही अमंडसेन स्कॉट पॉइंट कहलाता है। और ये दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा अलग बिंदु है, ये दक्षिणी ध्रुव एग्जैक्ट बिंदु नहीं है। ओके, तो साउथ पोल से थोड़ा सा ये दक्षिण पूर्व की तरफ बिंदु है, ये एग्जैक्ट साउथ पोल नहीं हो सकता है ना। मैप पे भरोसा मत रखो, हम पे भरोसा रखो। तो दक्षिण ध्रुव का नाम भी कई लोग अमंडसेन स्कॉट पॉइंट कहने लगे हैं, उसको कहते हैं। ओके, फिर आपको ध्यान रखना है कि साउथ पोल से 0 डिग्री लाइन से ऊपर जाओ। जो दिखा रहे हैं उसको देखो, साउथ पोल से 0 डिग्री लाइन से ऊपर जाओ। तो ऊपर जाओगे वहां मिलेगा दक्षिण गंगोत्री, और उससे दाहिने जाओगे तो मिलेगा मैत्रेयी। मिला? दक्षिण गंगोत्री कहां मिलेगा? 0 डिग्री की जो रेखा थी, प्राइम मेरिडियन थी, उसके सहारे ऊपर चले जाओ बिल्कुल किनारे, तो वहां मिलेगा दक्षिण गंगोत्री। और उससे थोड़ा सा राइट जाओगे उससे थोड़ा सा दक्षिण जाओगे तो वहां पे मिलेगा मैत्रेयी। दोनों एटलस ऑथेंटिक है। मिला? क्या दक्षिण गंगोत्री मिला, मैत्रेयी मिला, दोनों मिल गया? मैत्रेयी मिला, साउथ नहीं पता चल रहा है। आराम से, घबराओ मत, हम पूरा वक्त देते हैं। सबको मिल गया? आप लोग 0 डिग्री वाले लाइन से ऊपर की तरफ जाओ तो वहां पे आपको दाहिनी तरफ मिलेगा साउथ दक्षिण गंगोत्री, और फिर मैत्रेयी मिलेगा। ये बताओ दक्षिण गंगोत्री क्या है, मैत्रेयी क्या है? भारत का एक्सपेरिमेंटेशन स्टेशन है। भारत वहां पर अनुसंधान कर रहा है, भारत का रिसर्च सेंटर है। ओके, लेकिन एक कहानी सुन लो कि जो दक्षिण गंगोत्री था वह एक्चुअली बर्फ के टंग ऑफ द आइस पे था, यानी बर्फ के बहते हुए हिमनद पे था वो। तो दक्षिण गंगोत्री का विनाश हो चुका है, अब दक्षिण गंगोत्री में कुछ नहीं है। मैत्रेयी है पठार पर, तो पठार पर बनाया गया है फिर से स्टेशन को। और एक स्टेशन और है डेविस स्ट्रेट में जो नया नया खुला है, क्या है इसका नाम बताओ? एंटार्क्टिका पर भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र क्या है? मैत्रेयी भारत का है, इसलिए भारत लिखा है। भारत का एंटार्क्टिका में नवीनतम अनुसंधान केंद्र क्या है?
भारती का नाम सुना है आप लोगों ने? भारती का नाम सुना है? बिल्कुल सही, कई लोगों का आ गया। शिखा, हरिओम पाठक, भारती रिसर्च सेंटर। बिल्कुल, ये भारती रिसर्च सेंटर है कहाँ पर? ये बिल्कुल जाओगे पूर्व की तरफ तो वहाँ डेविस सी है, डेविस सी के पास है। बिल्कुल भारती है। भारती का लोकेशन नहीं दिखाएगा आपके एटलस में, भारती नहीं होगा, परेशान मत होना। लेकिन भारती देखो यहाँ पर है, ये जो डेविस और प्रोग्रेस रसिया लिखा है ना, जो एमरी आई सेल्फ है, यहीं पर भारतीय स्टेशन है। यहीं पर देखो भारतीय स्टेशन है। ये भारती यहीं पर स्थापित किया गया है। साउथ पोल से ये ईस्टर्न वाले पार्ट है, पूर्व वाले भाग में है, ईस्टर्न अंटार्कटिका में है। तो 3 स्टेशन, यहाँ देखो मैत्री को दिखा रहा है, यहाँ पे भारती ने दिखाया, और साउथ गंगोत्री तो यहीं पर है, लेकिन यहाँ पे अब दिखता नहीं है, हट गया ये। तो ये 3 स्टेशन आपको याद रखना है। अब आप ऐसा करिए कि आप आइए वापस साउथ पोल पे, और साउथ पोल से नीचे आइए। आप 180 डिग्री का लाइन पकड़ के नीचे आइए, तो आपको मिलेगा सबसे पहले माउंट इरेबस। माउंट इरेबस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, माउंट इरेबस। जो भारती है, भारती में भी लिख सकते हो कि ये प्राइज्ड बे, प्राइज्ड की खाड़ी में है, डेविस सागर में ही है प्राइज्ड बे, वहीं पर भारती है। और यहाँ देखो ये इससे दक्षिण आएंगे तो यहीं पे कहीं होना चाहिए माउंट इरेबस। शायद इसमें नहीं दिया है, हमारे वाले में आपको मिला, हमारे वाले में नहीं दिया है। यस सर, मिल गया इरेबस, बहुत लोगों को मिल गया। माउंट इरेबस नहीं मिला, मिला तुम्हारे एनसीईआरटी में है, पुरानी एनसीईआरटी माउंट इरेबस। यह अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वलंत ज्वालामुखी है। लिख लो, माउंट इरेबस एक ज्वलंत ज्वालामुखी है। एक्टिव वोल्केनो है, 3794 मीटर। कई एटलस में नहीं दिया है, लेकिन ब्लैक स्वान में दिया होगा, ऑक्सफोर्ड में जरूर दिया होगा। हम तो ये मैप इंटरनेट से बस डाउनलोड कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है मैप की, आपके लिए ज़रूरत है ये। हाँ, माउंट इरेबस मिल गया। ओके, अब हम लोग इससे नीचे आएंगे, तो इरेबस से नीचे आओ तो ये जो 180 का लाइन है ना, 180 के लाइन से लेफ्ट मैरी बायर्डलैंड है। मैरी बायर्डलैंड, ये जो भाग है, ये जो भाग है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, ये मैरी बायर्डलैंड है। इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये मैरी बायर्डलैंड का ये सब भाग है। अब आपको जानना है कि पूरे अंटार्कटिका पर सभी देशों ने उपनिवेश कर लिया है। सभी देशों मतलब यूएस ने, यूके ने, रसिया ने, अर्जेंटीना ने, चिली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, तो जो बड़े मुख्य देश थे उन्होंने अंटार्कटिका पे कब्जा कर लिया है। फिर
अंटार्कटिका पे जब कब्जा हो गया तो मैड्रिड की संधि हुई 1972-73 में। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की। कि भाई अंटार्कटिका के सारे संसाधनों पर कुछ देशों ने उपनिवेश कर लिया है। तो सबसे पहले मैड्रिड के संधि में ये बात कही गई कि अब आगे कोई उपनिवेश नहीं करेगा, यानी स्टेटस क्यो मेंटेन किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो यथा स्थिति है उसको बना करके रखा जाएगा और कभी भी अब अंटार्कटिका पे कोई भी देश अपना उपनिवेश नहीं बनाएगा। ये सबसे पहले संधि में हुआ कि आगे कोई उपनिवेश। तो अंटार्कटिका का एकमात्र भाग जो उपनिवेश नहीं बन सका है वह है क्वीन मैरी बायरलैंड और रॉस शेल्फ का जो एरिया है, रॉस सी का जो एरिया है। यहाँ देखो ये रॉस शेल्फ का जो एरिया है, तो ये क्वीन मैरी बायरलैंड और रॉस शेल्फ का थोड़ा सा एरिया आता है। ये अभी भी उपनिवेश, किसी का उपनिवेश नहीं है। ये गैर उपनिवेशित क्षेत्र है। संधि का नाम क्या है? मैड्रिड की संधि हुई थी। इसके पहले 1959 में, शायद देख लेना, 1959 में अंटार्कटिका की संधि हुई थी। अंटार्कटिका की संधि हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि अंटार्कटिका पे पाए जाने वाले संसाधनों पर सभी राष्ट्रों का बराबर हक होना चाहिए। अंटार्कटिका के संसाधनों पर सभी राष्ट्रों का हक होना चाहिए। तो संधि में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, लेकिन कभी भी इसके विषय में कोई इसका अनुकरण नहीं करता है। ओके, तो मैरी बायरलैंड को आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ देखना है रॉस आइस शेल्फ। ये दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हिम से बना मग्न तट है। हिम से बना मग्न तट है। ये जो अंटार्कटिका है ना, ये अंटार्कटिका पर 1500 मीटर, कहीं कहीं आपको 1600 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 1500 मीटर मोटी बर्फ की परत है। समझे? 1500 मीटर मोटी बर्फ की परत है और अंटार्कटिका का जो टोटल एरिया है ना, वो मुख्यतः बर्फ ही है। अगर इसके सिर्फ कॉन्टिनेंट को हम लोग देखेंगे तो कॉन्टिनेंट बहुत ही छोटा सा है, एक छोटा सा द्वीप है ये, और इसमें कॉन्टिनेंटल मास बहुत कम है, लेकिन बर्फ जमने के कारण ये विशाल कॉन्टिनेंट दिखता है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से साइज में बड़ा है, क्योंकि इसका जो बर्फीला एरिया है, जो ठोस एरिया है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोनों से बड़ा कॉन्टिनेंट है साइज के अनुसार, एरिया के अनुसार। चाइना का स्टेशन यहां मत ढूंढो। चाइना का स्टेशन यहाँ बड़े क्षेत्र में जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा एरिया रसिया और अर्जेंटीना और चिली और यूएस और यूके, ये सब का आधिपत्य है यहाँ पे। तो ये हमने आपको दिखाया कि रॉस शेल्फ सबसे बड़ा मग्न तट है, बर्फ का बना हुआ, हिम का सबसे बड़ा मग्न तट है। और यहाँ पर ये देखो है जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, ये साउथ पोल यहाँ पर है। अब आपको मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ये जो साउथ पोल नॉर्थ पोल आप देख रहे हो, ये तो भौगोलिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, लेकिन जैसे पृथ्वी भी एक मैग्नेट है, पृथ्वी एक बार चुंबक की तरह है, दंड चुंबक की तरह है। तो पृथ्वी अगर एक दंड चुंबक है तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा ही होगा, है ना। तो पृथ्वी में भी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है, और पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पृथ्वी एक चुंबक क्यों है, पृथ्वी में चुंबकत्व कहाँ से आया, पृथ्वी के चुंबकत्व के क्या लाभ हैं, ये सारे विषयों को हम लोग भू आकृति विज्ञान में अवश्य करेंगे। अभी सिर्फ मैप करवाया जा रहा है, याद रखो। अभी हमने ज्योग्राफी का बहुत छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट खोला है, अभी तो ज्योग्राफी अंदर भरी हुई है। अभी समय के साथ निकलेगा और समय के साथ आप सीखोगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पर दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक साउथ है। ये है वोस्टोक, रसिया का एक स्टेशन है।
यहाँ पे तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो जब -90 चला जाएगा, दुनिया का कोल्डेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे ठंडा जगह, सबसे ठंडी जगह कौन है? वोस्टोक है। क्या वोस्टोक आपको मिला? वोस्टोक यहाँ साफ दिख रहा है। वोस्टोक देखो यहाँ पर है, ये पॉइंट हमारा वोस्टोक है, ये हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल है, यही हमारा साउथ पोल था। तो ये सब पॉइंट्स देखने जरूरी है आपको, ओके। और वापस साउथ पोल में आओ तो यहाँ हाईएस्ट पीक विंसन मैसिफ है। यहाँ पर देखो, ये जो विंसन मैसिफ को देखोगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट है आपके अंटार्कटिका का। विंसन मैसिफ हाईएस्ट पॉइंट है आपके अंटार्कटिका का। विंसन मैसिफ देखो, वोस्टोक देखो। अब ये देखो, यहाँ से ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, बहुत अद्भुत रेंज है ये जो रेंज है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। ये देखो, हमने इसको लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसको थोड़ा अब हटा देते हैं क्योंकि आपको कई और चीज़ों को दिखाना होगा। तो ये जो हमारा रेंज है, ये देखो, यही है ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। इसमें ये जो यहाँ पे भाग है, केंद्रीय भाग है, जो ये देखो हम जो रंग रहे हैं, जिसको जो उच्चतम भाग इसका है, ये जो उच्चतम भाग यहाँ पर आता है इस तरह से, ये कहलाता है क्वीन मॉड रेंज। हमारे एटलस में नहीं दिया है, आप में शायद दिया होगा। ये कहलाता है क्वीन मॉड रेंज। हमारा मैग्नेटिक पोल चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, सब बात करेंगे, ओके। अभी तो आप देखो कि ये है हमारा क्वीन मॉड रेंज, और ये पूरा अगर हम ले लेंगे तो ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। ये जो पर्वत बना हुआ है ना, ये पर्वत बना हुआ है लगभग 220 मिलियन वर्ष पुराना है, और हिमालय जैसा नई पर्वत श्रृंखला नहीं है ये। इसको हर्सिनियन पर्वत कहते हैं, हर्सिनियन। और ये लगभग 220 मिलियन वर्ष पूर्व ये पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ये पुरातन पर्वत है। वलित पर्वत नई वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जैसे एंडीज था, जैसे हिमालय है, वैसे नहीं है, ये पुराना पर्वत है। ओके, तो ये जो भाग है क्वीन मॉड रेंज, ये ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। अब क्या है कि ट्रांस अंटार्कटिका रेंज के इधर वाले भाग को हम लोग ईस्टर्न अंटार्कटिका कहते हैं। ये ईस्टर्न अंटार्कटिका है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटर अंटार्कटिका, ग्रेटर अंटार्कटिका। तो ये ईस्टर्न अंटार्कटिका है, और ये जो भाग इधर रह जाता है ये है वेस्टर्न अंटार्कटिका। यहाँ देखो लिखा भी है, ये वेस्टर्न अंटार्कटिका है। यहाँ पे देखो ईस्टर्न अंटार्कटिका लिखा हुआ है। तो ईस्टर्न अंटार्कटिका और वेस्टर्न अंटार्कटिका क्या है, इसके विषय में भी जानना है। कौन सी पर्वत ईस्टर्न और वेस्टर्न अंटार्कटिका को विभाजित करती है? वो है क्वीन मॉड रेंज, और क्वीन मॉड रेंज अगर न रहे तो ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। इसको कहते हैं ट्रांस, मतलब जो बिल्कुल अंटार्कटिका के आर पार हो, इसीलिए इसको ट्रांस अंटार्कटिका रेंज कहते हैं। अब हम लोग इस भाग में आओ, ईस्टर्न भाग में आओ, तो यहाँ पे पामेर, ये रहा पामेर लैंड है। ये पामेर लैंड है, ये यूके का भाग है। ये सब यूके ने इस पे कब्जा कर रखा है। देखो सब यूके यूएस, तो यूके यूएस के कॉम्बिनेशन में सारा ये है। और यहाँ पर रॉन आइस शेल्फ है, जैसे नीचे में रॉश था, ये रॉन है, लेकिन रॉस आइस शेल्फ सबसे बड़ा है, रॉन दूसरा बड़ा होगा। तो रॉन आइस शेल्फ, पामेर लैंड, पामेर लैंड में मिलता है गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स कहीं कहीं मिलता है पामेर लैंड में, और दलदली भूमि यहाँ पे बहुत मिलता है इस क्षेत्र में। तो रॉन आइस शेल्फ में और रॉस आइस शेल्फ में, दोनों आइस शेल्फ के पास जो दलदली भूमि है
उसमें मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम मिलेगा दलदली भूमि में, जो कि रॉस आइस शेल्फ और रॉन आइस शेल्फ के पास में है। पामीर लैंड में मिलेगा गोल्ड, और ये एंटार्क्टिका पेनिनसुला है, सबसे लंबा पेनिनसुला एंटार्क्टिका का, इसका नाम एंटार्क्टिका पेनिनसुला ही है। तो ये आप देख सकते हो, पेनिनसुला का मतलब होता है लैंड का वह भाग जो महासागर में प्रक्षेपित हो। लैंड का वह भाग जो पानी में अंदर घुसा हुआ हो, जैसे भारत का पेनिनसुला, जैसे ये पेनिनसुला एंटार्क्टिका पेनिनसुला। अब यहाँ पे बहुत सारा पर्वत दिखेगा आपको, माउंट टायरी, तो ये सब मत देखना, कोई फायदा नहीं है। जितने लोकेशंस को हमने दिखाया उसको रिवाइज करो, उसको याद रखो। क्वीन मॉड रेंज याद रखो, रॉस शेल्फ याद रखो, विंसन मैसिफ याद रखना है, जियोमैग्नेटिक पोल याद रखना है, अमंडसेन स्कॉट पॉइंट याद रखना है, वोस्टोक याद रखना है, और भारती याद रखना है, मैत्रेयी और दक्षिण गंगोत्री याद रखना है, फिर इधर पामेर लैंड याद रखना है। बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और मैपिंग में तो और कुछ शेष नहीं रहता है। बस इसके चारों तरफ जो ओशियन है उसको याद रखो। अमंडसेन वही थे जो यहाँ से घुसे थे साउथ पोल के लिए, अमंडसेन। तो यहाँ पे अमंडसेन सी है, और बेलिंगशॉसन सी है यहाँ पे, अमंडसेन, बेलिंगशॉसन सी, वेडल सी, इस तरह से आपको याद रखना है। किंग हैकॉन होगा, किंग हैकॉन सी। तो अमंडसेन को 1, बेलिंगशॉसन को 2, वेडल को 3, किंग हैकॉन को 4। इस तरह से आपको सीक्वेंसिंग करके, यहाँ 5 में है डेविस सी, जो कि यहाँ लिखा नहीं हमारे वाले में, लेकिन ये डेविस सी है। और इस तरह से आपको याद करना है घूमते हुए क्लॉकवाइज। तो जितने भी महासागर है, सागर है, वो क्लॉकवाइज उसको याद कर लो, और इतने लोकेशंस को याद कर लो। तो मेरे ख्याल से अंटार्कटिका अपने आप में बहुत कुछ हो गया तुम्हारा, और इससे ज़्यादा लोकेशंस की ज़रूरत नहीं है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में संसाधन कौन से हैं? पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? रॉस आइस शेल्फ, रॉन आइस शेल्फ, ये 2 जगहों पे मिलेगा। और अंटार्कटिका क्यों कहते हैं? अच्छी बात है छाया, बहुत सरल है। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं करो। हमारी तो प्रार्थना है कि जितना बता रहे हैं इतना भी करोगे तब भी बहुत है, और इससे ज़्यादा लोकेशंस को ढूंढ करके क्या करना है जिसका कोई महत्व ना हो। उन लोकेशंस को याद करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। याद होगा प्रैक्टिस करने से। सारे लोकेशंस को खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो। जो ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सिंपल है। अब एंटार्कटिका पे कुछ और ज्ञान एकत्रित करते हैं। एंटार्कटिका पे मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस पे कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा भरोसा रखो, एंटार्कटिका पे आज तक किसी युग में नहीं पूछा गया, तो अब क्या पूछा जाएगा? ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनता है। एंटार्कटिका में बस इतना याद रखना है कि नामाकरण कैसे हुआ। आर्कटिक का नाम सुना होगा, तो आर्कटिक में एंटी लगा दो, एंटी आर्कटिक, यानी जो आर्कटिक का उल्टा हो, है ना। तो जब आर्कटिक का, थैंक यू रुचि, जब आर्कटिक का उल्टा लिखना होता तो क्या लिखा जाएगा? एंटार्कटिका, एंटी आर्कटिक। और इसका नाम जो जेम्स कुक ने जब अंटार्कटिका की खोज की, जेम्स कुक ने ही 1723 में ऐसे ही कुछ आए थे वो, तो जेम्स कुक ने जब अंटार्कटिका की खोज की तो उन्होंने इसको ऑस्ट्रेलिस नाम दिया था,
यानी दक्षिणी महाद्वीप कहा था। तो इसका नाम काफ़ी समय तक ऑस्ट्रेलिस भी रहा, लेकिन बाद में इसका नाम जब मैग्नेल आए यहाँ पे, स्कॉट आए, फिर इसका नाम एंटार्क्टिका रखा गया, जिसका मतलब है एंटी आर्कटिक। ओके, तो एंटार्क्टिका की ये छोटी सी कहानी है। अब आपको समझना है कि एंटार्क्टिका है क्या। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। ध्यान से सुनो या इसको नोट डाउन कर लो। ये गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है जो मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका से टूट कर अलग हुआ है, और ये सबसे नज़दीकतम भाग इसका केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका से टच करता है। यानी कि दक्षिण अमेरिका और जो पामीर लैंड है हमारा, ये जो हमारा अंटार्कटिका का जो ये भाग है, अंटार्कटिका पेनिनसुला जो मैंने आपको दिखाया था, ये जाकर के केप हॉर्न साउथ अमेरिका में लगभग सटता है। मतलब बीच में बहुत बड़ा ओशियन है, लेकिन उसी का भाग है ये। ओके, तो आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका का जो मूल संरचना है वो कहाँ से है, वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका और मेडागास्कर से टूट करके निकला है। और अंटार्कटिका के विषय में आपको अगर नियो प्लेट टेक्टोनिक के विषय में बात किया जाए, प्लेट वर्तनिक सिद्धांत के जो नवीनतम विचार हैं उस पर अगर बात किया जाए, तो उसके अनुसार पूर्वी अंटार्कटिका टूट करके पश्चिमी अंटार्कटिका से अलग हो रही है, और अंटार्कटिका के मध्य में भ्रंश का निर्माण हो रहा है, और ये भ्रंश लगभग ट्रांस अंटार्कटिका रेंज के लगभग समानांतर विकसित हो रहा है। इसका मतलब है कि प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट, प्लेटों का संचरण अंटार्कटिका में भी कायम है, और अंटार्कटिका जल्द ही टूट करके दो भागों में बटेगा। यहाँ जल्द का मतलब हो सकता है कि 10 मिलियन साल भी हो, 20 मिलियन साल भी हो। आप नहीं रहोगे, हम रहेंगे। ओके, एंटार्कटिका का पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये नियो टेक्टोनिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और एंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य भाग में भ्रंश बन गया है। अगर आप रिसेंट जानना चाहोगे, कई बार तो हम डरते हैं कि नई चीज़ों को बताने में, अभी अभी बैच शुरू हुआ है। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये यहीं से भ्रंश बन रहा है, और ये भाग पूर्व की ओर खिसकना शुरू हो गया है टूट करके, और ये भाग फिर पश्चिम की ओर थोड़ा खिसकना शुरू हो रहा है, लेकिन इस भाग में गति देखी जा रही है। तो अंटार्कटिका ऐसे स्प्लिट कर सकता है, दो भागों में बट सकता है। ये नियो टेक्टोनिक के अनुसार कुछ नोट करवाने की जरूरत नहीं है अंटार्कटिका में। जितना आपको बताया वीडियो को देख करके, उसमें से फैक्ट्स को नोट कर लो। कोई मेंस में और पीटी में कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछता है इससे कभी, तो आप विश्वास रखो हम पे। और कम पढ़वाना भी उद्देश्य है हमारा। ज़्यादा पढ़वा करके, ज़्यादा बोझ दे करके तो लोगों ने पागल कर रखा है, वैसे ही सब लोगों को। हम आपका बोझ कम करना चाहते हैं, एक्यूरेट और सटीक बताना चाहते हैं कि आपको इतनी ही आवश्यकता है ना। तो आप वैसे ही करंट अफेयर में भी आप देखोगे तो बहुत सटीक और कम शब्दों में ही सारी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, और एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। और ये लिख रहे हैं एक कि क्या अंटार्कटिका के टूटने से बाढ़ आएगी? बिल्कुल नहीं, बहुत स्लो प्रक्रिया होती है। प्रत्येक वर्ष 1 से 3 सेंटीमीटर की गति प्लेट में देखी जाती है, कुछ प्लेटों में 5 से 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष। तो ये बहुत धीमी गति होती है। आप चिंता ना करो, आप इसी तरह से पढ़ते रहो। तो अंटार्कटिका के विषय में बस एक और जानकारी आपको देनी है, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान अंटार्कटिका में क्या हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं वनस्पति,
तो वनस्पति यहाँ पर मॉस और लाइकेंस मिलेगा, यहाँ पे कोई वनस्पति मिल ही नहीं सकती है क्योंकि क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, ये क्रायोस्फीयर है। अंटार्कटिका के टेम्परेचर को कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर। क्रायोजेनिक टेम्परेचर मतलब सब जीरो टेम्परेचर है ना, जैसे -10 हो गया, -2 हो गया, तो ये सब टेम्परेचर जो है, -40 हो गया, ये सब क्रायोजेनिक टेम्परेचर है। और अंटार्कटिका को कहते हैं क्रायोस्फीयर, हिममंडल है, क्रायोस्फीयर का भाग है। अंटार्कटिका को कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, क्योंकि यहाँ पर अन्वेषण और खोज का विषय है, सारा एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च सेंटर यहाँ पे चल रहा है बहुत सभी बड़े देशों का, तो कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस है। फिर फोर्थ कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिनेंट, आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ बर्फ का पिघलन हो, अंदर से महादेश निकले, या फिर यहीं पे संसाधनों का दोहन शुरू हो जाए, तो इसको फ्यूचर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, भविष्य का महादेश है। फिर ये कहलाता है वाइट कॉन्टिनेंट, वाइट कॉन्टिनेंट कहलाता है। सभी चीज़ों को लिखो, ये वाइट कॉन्टिनेंट यानी श्वेत महादेश भी कहलाता है। तो इतने सारे नाम अंटार्कटिका को दिए जाते हैं। क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, या इसको क्रायोजेनिक सब जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं, क्रायोस्फीयर कहलाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस है, विज्ञान का महादेश है, विज्ञान का महादेश है, फ्यूचर कॉन्टिनेंट है, भविष्य का महादेश है। इसको हम लोग कहते हैं लास्ट फ्रंटियर ऑफ मैनकाइंड, लास्ट फ्रंटियर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, फ्रंटियर कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है, यानी सीमांत महादेश भी कहा जाता है। हिंदी में लिख लो, सीमांत महादेश भी कहा जाता है। तो ये सीमांत महादेश है, ये वाइट कॉन्टिनेंट है, ये फ्यूचर कॉन्टिनेंट है। तो इतने सारे नाम अंटार्कटिका को दिए जाते हैं। अब अंटार्कटिका के वनस्पति पे अगर हम लोग आए तो वहाँ का वनस्पति क्या होगा भाई? बहुत होगा तो मॉस और लाइकेंस हो सकता है ना, मॉस और लाइकेंस हो सकता है, बस और कुछ नहीं होगा। मॉस और लाइकेंस जैसे काई, शैवाल, इस तरह का जो जम जाता है ना, वो भी ग्रीष्म काल में नजर आएगा। ये ग्रीष्म काल में जब तापमान बढ़ेगा और थोड़ा कहीं कहीं हिम पिघलन होगा तो मॉस और लाइकेंस नजर आएगा। जहाँ कीचड़ प्रदेश होंगे, मडी प्रदेश होंगे, दलदली भूमि होगी। तो यह है आपका वनस्पति। अब आपका प्राणी जगत या पशु जगत में आओगे तो पेंगुइन यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है, पेंगुइन। उसके बाद है सील, पेंगुइन और सील सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट पेंगुइन है और उसके बाद सील है। इसके बाद पानी में आओगे तो स्पर्म वेल यहाँ मिलता है। स्पर्म वेल बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है ब्लू वेल होता है ना, ब्लू वेल होता है ऊपर में नॉर्वे की तरफ, जापान की तरफ, आर्कटिक की तरफ ब्लू वेल है, और साउथ में अंटार्कटिका की तरफ स्पर्म वेल है, याद रखना है इसको। इसके बाद मिलेगा एक और जीव जिसको कहते हैं क्रिल। क्रिल होता है 2 से 5 सेंटीमीटर का फिश। फिर से देखो, फिर से रिवाइज करो। वनस्पति क्या मिलेगा? मॉस और लाइकेंस। पशु क्या मिलेगा? पेंगुइन, सील और स्पर्म वेल। स्पर्म वेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्लू वेल मिलता है आर्कटिक की तरफ। ओके। क्रिल एक मछली है, बहुत छोटी सी होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन ये बिल्कुल झुंड में चलती है और विशाल झुंड में चलती है। एक एक झुंड में करोड़ों लाखों मछलियां हो सकती है। तो ये क्रिल है। क्रिल एक फिश है, इसमें 99% प्रोटीन होता है। 99% प्रोटीन का स्रोत है ये। तो क्रिल बहुत महंगा है और इसको ब्रेड स्प्रेड की तरह, जैसे ब्रेड में कैसे लोग सॉस लगाते हैं या कुछ लगाते हैं,
तो ऐसे ही क्रिल का ब्रेड स्प्रेड की तरह यूज़ होता है। तो क्रिल फिशिंग है, क्रिल फिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस क्षेत्र में। सील भी होता है और स्पर्म होता है, स्पर्म वेल होता है। तो ये यहाँ का पशु है, यहाँ का वनस्पति है। तो यहाँ के संपदा को समझो। और अगर हम लोग रिसोर्स देखेंगे, अगर खनिज देखेंगे, तो खनिज में आओ तो एंटार्क्टिका में जो खनिज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है पेट्रोलियम और कोल। इसकी बड़ी संभावना है। ये गोंडवाना लैंड है, तो ये गोंडवाना के स्वाम्स में, यानी गोंडवाना के दलदली भूमि प्रदेश जहां भी मिलते हैं ना, वहां पे ये मिलेगा आपको। तो पहला खनिज है पेट्रोलियम और कोल। ये दो इंपॉर्टेंट खनिज संभावित है वहां पर एंटार्क्टिका में। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड है। गोल्ड की संभावना है, पामेर लैंड वाले एरिया में गोल्ड मिलता है। तो मूल रूप से यही खनिज वहां पर संभावित है। और अन्य खनिज तो बस परिकल्पना है, क्योंकि अगर 1500 किलोमीटर मोटा बर्फ का परत होगा, आप कल्पना करके देखो कि 1500 किलोमीटर मोटा अगर बर्फ का परत होगा, तो फिर खनिज कहाँ से निकलेगा और कैसे उसका दोहन किया जाएगा, ये असंभव सा लगता है। दलदली भूमि से कुछ मिलने की संभावना जरूर बनती है। और दक्षिणी महादेश यहीं पर ख़त्म होते हैं। दक्षिणी महादेशों की चर्चा की गई, 4 महादेश आपने पढ़े। अभी आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बाकी है, लेकिन सबसे सघन और विशाल महादेश यही है। तो हमारा मिशन अभी जारी है और आपसे कल मिलते हैं। आज तो टाइम लगभग हो ही गया है, 1:25 हो गया। तो 5 मिनट में कोई नया महादेश की चर्चा करना संभव नहीं है, इसलिए आपसे हम विदा लेते हैं। कल बिल्कुल 11:30 में तैनात मिलेंगे और कल हमारा विषय होगा, याद रखो, कल का विषय याद रखना है और थोड़ा रिवाइज करके आना है। कल आपको याद करके आना है या देख करके आना है वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। एशिया को हम लोग कई भाग में बांटेंगे, जैसे पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एशिया, सेंट्रल एशिया, ऐसे करके डिवीज़न करेंगे। ओके, तो कल हम लोग वेस्ट एशिया से शुरू करते हैं और कल से भू राजनीति की कहानियां भी तेज हो जाएंगी और कल से मुख्य परीक्षा पर बल भी अधिक पढ़ना शुरू हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।